हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग आईएएस। आप सभी लोगों का बीइंग आईएएस में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 की जो है वो डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटीज़ जो हैं वो अपडेटेड एनसीईआरटीज़ हैं, न्यू एनसीईआरटी हैं, और इस बार जो एनसीईआरटीज़ में हैं वो काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हो जाते हैं। और इसकी जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बीइंग आईएएस के प्लेलिस्ट पे। और हिस्ट्री के भी चल रही हैं और साइंस के भी जो हैं एनसीईआरटीज़ जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड हो रहे हैं। तो आप जो अपनी एनसीईआरटीज़ हैं उनको कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। कल पे मत टालिए क्योंकि कल कभी नहीं होता है, ऑल ऑफ़ यू नो। तो इसीलिए एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करते रहिए और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। उसके बाद ही आप प्रोफेशनल बुक्स अगर पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और अगर हो पाया पॉसिबली कि मैं जो लक्ष्मीकांत है और स्पेक्ट्रम, और अगर हो पाया तो रमेश सिंह, तीनों बुक्स का जो मैं समरी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो चलिए जो चैप्टर 5 है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए, पृथ्वी पे जल, जीवन और पहाड़, पौधे, झरना, पौधे, सब ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन सब का कैसे क्या ये हमारे जीवन में महत्व है वो हम आज समझेंगे। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, सिंपल सी बात है। इतने भी सारे ग्रह हैं, कहीं भी जीवन नहीं। ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पे जीवन, और जीवन वहीं पे मिलेगा जहाँ पे जल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर जहाँ पे हवा है, जहाँ पे पानी है, वहीं पे मनुष्य जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए 3 चीज़ें आवश्यक हैं: भूमि, जल और हवा। और ये तीनों चीज़ें कहाँ पृथ्वी पे हमारी मौजूद हैं, ठीक है। पृथ्वी एक ऐसी सतह है, पृथ्वी ही एक ऐसी सतह है जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, अदर देन और कहीं किसी भी ग्रह पे चीज़ें नहीं मिलती हैं। और पृथ्वी की सतह पे पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। वो हैं भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इनके बारे में हम आज काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जो सॉलिड एरिया है जिस पे हम चलते हैं, वो ठोस भाग जिसको हम कहते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमंडल, ठीक है। उसको अगर इंग्लिश में बोलें तो क्रस्ट बोलते हैं। फिर है गैस की परतें हैं जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारी गैसेस हैं और पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल, ठीक है। अगर वायुमंडल ना होता तो हम लोग ना होते, ठीक। जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन, ये सारी जो चीज़ें, ये गैसें हैं, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक मात्रा में है, और जो दूसरी गैसें पाई जाती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है। अब आते हैं जलमंडल पे। जलमंडल का मतलब है जहाँ पे जल पाया जाता है, सिर्फ जल। हुए अवस्थाएं जैसे कि बर्फ़ हो गया, जल हो गई, या जलवाष्प हो गए, ठीक है। तो जलवाष्प समझ रहे हैं कि जलवाष्प जो है यहाँ से समुद्र से जलवाष्प होता है, ठीक है। और जल जो है सॉलिड लिक्विड अवस्था की बात कर रहे हैं, और बर्फ़ जो आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र हैं वो सॉलिड स्टेट में हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब आता है जीवमंडल। जीवमंडल क्या होता है? जीवमंडल वो होता है जहाँ पे जीवन की, मतलब जीवित रहने की सारी दशाएं एक साथ में मिलती हैं। मतलब जैसे कि जल हो गया, स्थल हो गया और हवा हो गया, जहाँ पे तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, यहाँ जो है सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ क्या होता है। लिथोस जो होता है, ये कुछ जो वर्ड हैं जिनको हम समझ लेते हैं। लिथोस का जो अर्थ है वो होता है पत्थर। एटमॉस का अर्थ क्या होता है? वो वाष्प होता है। ह्यूटर का अर्थ क्या होता है? अगर ह्यूटर कोई आपसे कहे तो वो उसका मतलब जो है वो जल है। बायोस का जो अर्थ है वो जीवन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीक भाषा में होती हैं। उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं भूमंडल क्या है, ठीक है। भूमंडल क्या है या क्रस्ट क्या है? भूमंडल जो है पृथ्वी के ठोस भाग को कहते हैं, और यह चट्टान और मिट्टी से मिलकर बना होता है। चट्टान मतलब आज से बहुत सालों से पहले से, मतलब जो मिट्टी बनती आ रही है आज से हज़ारों साल पहले, जो नीचे चट्टानें दबी होती हैं उसके ऊपर मिट्टी होती है, उसके ऊपर जो ये गंगा जमुना के द्वारा जो ये बालू है, जो नदियाँ जो अपने साथ में जो सब पत्थर और सारी चीज़ बहा के लाती हैं, इसके बाद जो मिट्टी बनती है चट्टान और मिट्टी से मिल करके, तो उसको हम भूपर्पटी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जीवों के लिए, जैसे कि केचुआ हो गया या और भी छोटे जीव जंतु हो गया, तो उनके लिए इसमें पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के 2 मुख्य भागों को जाना जाता है। जैसे कि जो पृथ्वी हमारी है पूरी, उसको टोटल 2 भागों में जानते हैं। एक क्या है? महाद्वीप, दूसरा क्या है? महासागरीय बेसन। एक भाषा में अगर आप ये कह लो तो महाद्वीप और महासागर, ठीक है। अब अगर हम विश्व के मानचित्र को आगे देखेंगे तो उसमें हम समझ पाएंगे कि जो महासागर हैं और महाद्वीप कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, एक और चीज़ है कि समुद्र जल का जो तल है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है,
इसका मतलब बहुत लोग होंगे जो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, पृथ्वी का जो तल है ये तल है, ठीक है, और स्थल की ऊंचाई, तो स्थल की ऊंचाई, तल आप वो गहराई वाला तल मत मानिए, ठीक है। जैसे ये मान लो ये सब सारा पानी है, ये सब ठीक है, ये समुद्र का सारा पानी है, और तल यहाँ से मत मानिए, तल की यहाँ जहाँ तक पानी भरा है ये तल, और यहाँ से अब मान के चलिए कि जो स्थल है वो कितना होगा, अगर आप इसी के मान के चल, मुश्किल से मतलब 10 मीटर भी नहीं होगा। तो स्थल और समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो शून्य है, मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि तल और स्थल बराबर है दोनों के, पृथ्वी उसका क्रस्ट का भी और इसका समुद्र का भी, तो इसीलिए इसको शून्य माना जाता है। अब ये देख लीजिए, थोड़ा सा मैप यहाँ पे रोटेट करना पड़ता लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं, ये सारा का सारा जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ना, ये जल है, ठीक है, ये समुद्र है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, और ये मकर रेखा है। दक्षिणी महासागर है ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है, और ऊपर जो है वो ये आर्कटिक महासागर है, और ऊपर ही आर्कटिक सर्कल है, मतलब आर्कटिक ग्लोब है, ठीक, आर्कटिक ध्रुव और अंटार्कटिक ध्रुव। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है। हमारा भारत कहाँ पड़ता है? दक्षिण एशिया में। कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण एशिया में। ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? महाद्वीप हैं, और जो जल था वो उसको क्या बोलते हैं? महासागर। उसके बाद हम जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है वो माउंट एवरेस्ट है। इसमें 8,848 मीटर लिखी है, लेकिन अब अभी हाल ही में जो ऊंचाई मापी गई है चाइना के द्वारा और नेपाल के द्वारा, उसको 8,850 जो है मीटर माना गया है, ठीक है। विश्व का जो सबसे गहरा भाग है समुद्र में, ठीक है, जो सबसे गहरा भाग है वो क्या है? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में एक गर्त है, मैरियाना गर्त, जिसकी जो गहराई है वो क्या है? 11,022 मीटर, ठीक है। 11,022 मीटर, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी गहरा है वो। माउंट एवरेस्ट से भी अगर वो ऊपर आए तो वो ऊंचाई उसकी मानी जाएगी। हालांकि ये गहराई है, माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहराई है, ठीक। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि समुद्र जो है वो ज़्यादा गहरे होते हैं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो क्या है? 8,848, और मैरियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है उसकी गहराई क्या है? 11,022 मीटर। अब एक कुछ फैक्ट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो हैं 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये दोनों लोग ने 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे दोनों। उसके बाद जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जिन्होंने 16 मई 1975 पर एवरेस्ट पर कदम रखा। उसके बाद बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। उसके बाद है महाद्वीप। महाद्वीप जो होते हैं ये प्रमुख जो हैं 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप मतलब एक कह सकते हो एक स्थल भाग, मतलब एक बहुत बड़ा स्थल भाग, ठीक है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। मतलब ये मान के जैसे कि आपने देखा कि इधर ये बना था, मतलब आपने अगर मैप को देखेंगे, ये मैप को, तो देखिए ये सब, ये जो स्थल जलराशि, इसको स्थल जलराशि, ये जो स्थल हैं ये सारे स्थल हैं, और ये जलराशि हैं, इनसे अलग हैं जलराशि से सबके सब। ये यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्थल जलराशि से बहुत अलग हैं। तो ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। चित्र 5.1 में हम लोग देखते हैं एक करके, ठीक है। देखिए ये हो गया उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, 2 हो गए। उसके बाद अफ्रीका, ठीक है, यूरोप, ठीक है, एशिया, कितने हो गए? 5। फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, कितने हो गए? 6 हो गए। अब 7वां कौन सा है बता सकते हैं आप? अंटार्कटिका। 7वां कौन सा है? अंटार्कटिका। उसके बाद में एशिया सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए स्थल जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? स्थल का जो भाग है अगर आप कहें अंटार्कटिका में पाया जाता है तो नहीं, ये जो आपने मैप देखा था, स्थल सबसे ज़्यादा जो है ऊपर नॉर्थ साइड में पाया जाता है। साउथ में सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है।
अगर आप साउथ अंटार्कटिका में देखें तो वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ है, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि स्थल भाग सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्थ साइड में। फिर एशिया के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। जो एशिया है वो द लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा जो है एशिया महाद्वीप है, और इसकी जो कुल क्षेत्रफल है पूरी पृथ्वी का वो क्या है, 1/3 भाग में है। मतलब 1/3 भाग पूरी पृथ्वी का जो है वो एशिया ही है। यहाँ से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है, वो यहाँ से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में, ठीक है, ये पूरा एशिया जो हमने देखा था, पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है, ठीक है, यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। यूरोप एवं एशिया के जो संयुक्त भाग है उसको हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। तो टोटल जो मतलब पर्वत तो अलग करता है, लेकिन उसका जो टोटल पार्ट है अगर हम पूरा मिला लें, यहाँ पे ऊपर यूएसआर मतलब संयुक्त राष्ट्र उसमें रशिया में और यूरोप में, तो अगर इसको पूरे पार्ट में तो इसको हम कह देंगे यूरेशिया, ठीक है। उसके बाद है यूरोप। यूरोप जो है बहुत छोटा है, सबसे छोटा नहीं है, बहुत छोटा है। यह महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया आप देख रहे हैं, पश्चिम में हमने आपको ऊपर दिखाया था मैप में, और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक सर्कल है, उसको हम सब चीज़ों को मैप में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक बार एक दिन का मैप होगा, 1 से 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, उस मैप में मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा। उसमें आपको कोई भी कहीं पे भी मतलब कोई और अगर समझ लीजिए तो वीडियो को देखना ही नहीं पड़ेगा। पूरा विश्व उस 2 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर है यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यूरोप जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और स्थिति का पता लगाइए। तो चलिए पता लगाते हैं कहाँ पे घिरा हुआ है। ये देखिए यूरोप है, ये इधर घिरा हुआ है, इधर घिरा हुआ है, इधर घिरा हुआ है, ठीक है। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद में फिर क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका जो है एशिया के बाद में सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा ये तो दोनों गुजरती हैं। विषुवत रेखा जो कि भूमध्य रेखा भी है, ये भी गुजरती है, और ये जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है। काफ़ी बड़ा भाग जो है, बड़ा पार्ट जो है अफ्रीका का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और फिर सहारा रेगिस्तान आपने सुना होगा। सहारा रेगिस्तान जो है वो क्या है, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। ये कहाँ पे स्थित है, ये भी अफ्रीका में स्थित है। यह जो है महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। समुद्र हो गया, महासागर हो गया, ठीक है। जैसे कि इधर क्या हो गया, नीचे अटलांटिक हो गया, इधर राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में पश्चिम की तरफ। उधर हो गया कौन सा, हिंद महासागर, ठीक है। जिधर नीचे मेडागास्कर, इसी से टच में बिल्कुल मेडागास्कर है। तो ऐसे ही ये तीनों तरफ से महासागर से घिरा है। यहाँ पे नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी अफ्रीका से गुजरती है। कहाँ से, अफ्रीका से। और इससे तीनों रेखाएं भी गुजरती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे, सभी 5 महाद्वीप के बारे में, कि और यहाँ पे क्या खास है वो हम मैप में डिस्कस करेंगे। मैप का एक सेशन रखेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। फिर आता है उत्तरी अमेरिका। देखिए उत्तरी अमेरिका जो है, जिसको हम आज उसमें जिसमें कि 3 पार्ट हैं, कनाडा है और अमेरिका है, मतलब यूएसए है, और मैक्सिको है, ठीक। नीचे एक छोटा सा पार्ट है, मतलब हल्का सा एक द्वीप के जैसे, वो आइलैंड, उसको हम क्यूबा बोलते हैं, वहाँ पे क्यूबा भी है। फिर है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा, मतलब थर्ड लार्जेस्ट जो है वो है महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जैसे हम क्या कहते हैं, पनामा स्थल संधि। देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, ये रहा उत्तरी अमेरिका और ये रहा दक्षिणी अमेरिका। ये देखिए बहुत ही हल्के से जो लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्थल संधि। स्थल संधि एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा सकरा भाग है, ठीक है, जहाँ पे 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। जहाँ पे 2 बहुत बड़े स्थलीय भाग हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो गया और यहाँ साउथ अमेरिका, ये दो जुड़ रहे हैं ना आपस में, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये स्थल संधि है, ठीक। जहाँ पे जल से जुड़ते हैं, जैसे देखिए भारत और श्रीलंका, यहाँ पे क्या है, जल है, स्थल नहीं है, ठीक है। जल से जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, जल संधि। जल संधि पानी का वह सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक। तो यही होता है जल संधि और इसे बोलते हैं स्थल संधि। तो अब ये कह सकते हैं कि यह महाद्वीप जो है पूरी तरह से, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो है उत्तर व पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। ये उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया। मतलब अगर आप पूरे ग्लोब में देखेंगे तो ये पश्चिम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे पूरा सपाट मैप में देखेंगे तो इधर क्या आता है, उत्तरी अमेरिका, तो पश्चिम हो गया ये, ठीक। उसके बाद हम जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका क्या है। उससे पहले एक क्वेश्चन है कि जो ये महाद्वीप है ये 3 महासागरों से घिरा है, तो वो 3 महासागर कौन है। देखिए इधर हो गया अटलांटिक ओशियन,
इधर हो गया प्रशांत पैसिफिक ओशन, और एक ऊपर है, कौन सा है आप लोग अगर बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो जानती हूँ, मैं तो बता ही हूँगा आपको, लेकिन अगर आप लोग मैप देख रहे हैं, आपने काफ़ी मैप वगैरह देखे होंगे, तो आपको मैप देख करके नीचे कमेंट करना है, ठीक है। मैं भी तो देखूँ कि आप लोग सीरियस हैं या नहीं हैं, आप लोग अच्छे से समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो आपको जो थर्ड ओशियन है यहाँ पे, वो आपको हमको नीचे बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो जो दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है, अब हम दक्षिण अमेरिका पे आ गए, दक्षिण अमेरिका का जो अधिकांश भाग है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। मतलब नीचे अंटार्कटिक साइड में सबसे ज़्यादा पार्ट आ रहा है, ठीक। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? तो देखिए, पूर्व इधर साइड में, पश्चिम इधर साइड में। तो पश्चिम साइड में तो हो गया साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक, और इधर हो गया साउथ अटलांटिक ओशियन। तो दो कौन से जो महासागर हैं वो कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन और इधर अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस साइड में है, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई है। एंडीज है, उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन नदी बहती है। ये अमेजॉन नदी यहाँ से पूरी बहती है। ये मोहाना है, ठीक, यहाँ पे ये मोहाना ऐसे माना जाता है। इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं, सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजॉन बहती है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक समझ लीजिए सबसे छोटा महाद्वीप है, मतलब सबसे, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, आर्कटिक हो गया, सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इसी के जस्ट थोड़ा सा पास में है एक, इसे टच करता हुआ, वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। वो महाद्वीप नहीं है, वो एक आइलैंड के जैसा है। और जो ऑस्ट्रेलिया है इसको हम क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, ठीक है, आइलैंड कॉन्टिनेंटल, ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप, क्योंकि ये चारों तरफ इसके जो है ना जल है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भाग, मतलब बहुत बड़ा एक स्थल भाग में है, तो इसीलिए इसको हम द्वीपीय महाद्वीप, इसीलिए इसको महाद्वीप कह दिया गया है, ठीक है। इसके अधिकतर जो पार्ट है, मतलब वेस्ट वाला, उसमें अधिकतर जो है डेजर्ट है, मतलब रेगिस्तान है, और सिर्फ वेस्ट ईस्ट वाले पार्ट में ही जो है काफ़ी सारे जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, और जो है वो स्टेट्स हैं, ठीक है। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिक कहाँ पे है? ये पूरा मैप आप समझ रहे हैं, ये जो पूरा मैप है, ये मान लीजिए पूरा मैप है, तो मैप में ये नीचे साइड में जो है पूरा अंटार्कटिक है, ये पूरा एक सर्कल में ये अंटार्कटिक है, ठीक है। ये भी एक महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पे अगर लैंड नहीं पाया जा रहा, लेकिन फिर भी बर्फ़ है ना, सॉलिड स्टेट है, यहाँ पे लैंड है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है कि वो जो लैंड है वो बर्फ़ से ढक गई है। तो जो भी मतलब यहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है, उसी को हम एक मान करके अंटार्कटिक आइलैंड, वो महाद्वीप के नाम से इसको नाम दे दिया गया है। ये दक्षिण भाग में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध जिसको हम बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव जिसको बोलते हैं। और दक्षिण जो ध्रुव है इसके बिल्कुल एकदम मध्य में स्थित है, जैसे कि ये हो गया पार्ट, ठीक है, ये पूरा हो गया मतलब मैप, ये पूरा एक सर्किल में अगर आप देखेंगे ग्लोब में, तो ये हो गया, यहाँ पे इसको जो दक्षिण ध्रुव यहाँ पे स्थित है, ठीक। यहाँ किसी प्रकार का स्थानीय मतलब स्थायी मानव निवास नहीं, यहाँ पे मानव नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टेम्परेचर माइनस में बहुत चला जाता है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप जाते हैं, अगर आप अच्छे से कपड़े पहन के नहीं जाएंगे, तो आप जो है आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे देशों के जो है ना शोध केंद्र हैं, ठीक है, रिसर्च जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें भारत का जो है वो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री है। ये जो दो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं ये भारत के हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। कहाँ पे हैं? अंटार्कटिका में। अब हम जानते हैं कि जलमंडल क्या है। देखिए, हालांकि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन इसका जो 97.5% जो जल है ना, ये पीने लायक नहीं है, ठीक है। क्यों? ये बहुत ही खारा है। हालांकि कहा जाता है कि नीला ग्रह है, लेकिन किस बात का नीला ग्रह? यहाँ पे 97.5% खारा जल है, जिसको मतलब पी नहीं सकते हैं आप, ठीक है। तो जब इसको पी नहीं सकते हैं, तो फिर किस तरीके का, अगर ये पानी जो हम लोग पीते हैं, जो पीने वाला पानी, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर जीवन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो कहा जाता है कि जो थर्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर, वो जल के लिए हो सकता है। क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में देखिए तो वहाँ का जितना वहाँ पानी महंगा है ना, उतना ही यहाँ पेट्रोल महंगा है। तो अभी भी अगर पानी की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं लोग, तो फिर टाइम आएगा तब समझेंगे, क्योंकि पानी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए पानी को बचा के हमको रखना है। इसमें देखिए 71% जो भाग है वो जल है, ठीक है। जो पृथ्वी का जो जल है वो 71% जल है। जो पृथ्वी का पूरा भाग है ना, ये पूरा, इसमें 71% जो है क्या है? जल है, मतलब जल का हिस्सा है। और 29% जो क्या है? स्थल भाग है, ठीक है। 71% क्या है? जल भाग है, और 29% स्थल भाग है। अब जल के जो बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि महासागर हो गया, नदी हो गया, झील हो गया, हिमनदियाँ हो गई।
हिमनदी जान रहे हैं, मतलब जो जहाँ पे जैसे कि जहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमी रहती है, जैसे कि हिमालय से जल निकलता है ना, तो वो हिमनदियाँ होती हैं जिसमें बर्फ़ के टुकड़े भी मिलते हैं। भूमिगत जल है जो पृथ्वी के अंदर जल पाया जाता है। वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसको भी काउंट किया गया है। तो ये जो जल है जल मंडल के जो स्वरूप हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये जल मतलब यहाँ पे यहाँ पे जो है संचित जल है, मतलब ये सब इन रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% जल से अधिक भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। वह इतना खारा होता है कि वो हम लोगों की यूज के लायक नहीं रहता है। अब अगर हम एक इजी वे में समझें तो देखिए, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, ठीक। यूरोप हो गया, एशिया सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका हो गया सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है। फिर थर्ड में क्या है, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसको हम द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक। ये एक बनाने का तरीका है, उन्होंने एक बस बना दिया है समझने के लिए कि आप लोग समझ जाएं। बाकी आप मैप देख करके ही समझ पाएंगे अच्छे से। अब इसमें लिखा है कि जो हमारा जल था वो हम उसको उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो शेष भाग है वो किस रूप में, जो हम लोग जल पीते हैं वो किस रूप में होता है। देखिए, वो छन करके मतलब पृथ्वी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी बहुत गहरी, पृथ्वी को जब गहराई से, जितना हम गहराई से पृथ्वी से खोदते हैं, मतलब जो बोरिंग जिसको हम बोलते हैं जो होती है, तो पानी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि अब जो वाटर लेवल है वो घट रहा है, ठीक है। क्योंकि पानी को, जो पानी बारिश होती है, जैसे देखिए बारिश होती है, अगर बारिश का जो जल है उसको अगर संचय किया जाए तो पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन जल संचयन का जो तरीका है बहुत ही ख़राब है भारत में, पानी का संचयन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जितना भी बारिश होती है वो पीने लायक होती है, पानी जो जो बूंदें गिरती हैं ना, वो पानी सारा पीने लायक होता है। बस हाँ, ये है कि पहली जब बारिश हो किसी भी सीज़न की, वो पीने लायक नहीं होता, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल जो है काफ़ी गिरते हैं, उसमें एक एसिडिक उसको रेन हम बोलते हैं, इसीलिए तो इसीलिए वो पीने लायक नहीं है। लेकिन बाकी 1-2 वर्षा होने के बाद में जो जल गिरता है वो पीने लायक होता है। तो अगर उसका संचयन किया जाए तो हम लोगों को पानी की बिल्कुल मतलब कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसको संचय नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वो सारा का सारा पानी बह करके नदियों तालाबों में मतलब जा करके होते हुए वो सागरों महासागरों में मिल जाता है, और वो भी क्या हो जाता है, लवण, उसमें मतलब सब खारा, वो भी खारा हो जाता है, तो इसीलिए वो पीने लायक नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग ये कहते हैं कि इसीलिए जो है नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब तक हम कोई जल संचयन का एक अच्छा तरीका नहीं अपना लेते हैं, जल संचयन के तरीकों को हम अच्छे से नहीं अपना लेते हैं, तब तक पानी की कमी होएगी, ठीक है। फिर आता है महासागर। महासागर क्या है? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर जो है जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। महासागरीय जल है वो हमेशा गतिशील रहता है, सिंपल सी बात है। वो जो है उसमें वेव्स आती रहती हैं, उसमें जो आर्भाटा आता रहता है, ठीक है। महासागरीय धाराएं आती रहती हैं, ठीक है। सुनामियाँ आती रहती हैं, ठीक है। तो वही जो तरंगे होती हैं, जो महासागरीय धाराएं, वो क्या बन जाती हैं? सुनामी बन जाती हैं। इनकी जो हैं 3 मुख्य गतियाँ हैं। कौन कौन सी? तरंगे, ज्वारभाटा और महासागरीय धाराएं, ठीक। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, मतलब पढ़ेंगे। बड़े से छोटे आकार, तो सबसे पहला कौन है? वो है प्रशांत महासागर। उसके बाद में अटलांटिक महासागर, देन हिंद महासागर, उसके बाद में दक्षिणी महासागर, ठीक है। दक्षिणी महासागर आप समझ रहे हैं, जो कि आर्कटिक में है, ठीक है। फिर है आर्कटिक महासागर, जो कि नॉर्थ में है। आर्कटिक कहाँ पे है? नॉर्थ में। और अंटार्कटिक वो साउथ में है। देखिए, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पे फैला हुआ है, ठीक है। आपने देखा ये, जैसे कि ये पूरा मैप मान लीजिए, तो इधर बहुत सारा मतलब पैसिफिक ओशन है यहाँ पे है। अगर ग्लोब मान लेंगे तो इधर ये मतलब इधर आ जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, ये भी जो है पैसिफिक ओशन है, ठीक। उसके बाद में ये जो है इसने पूरे पृथ्वी को एक तरह से घेर के रखा है। जो ये पूरी पृथ्वी है, यहाँ पे ये मान के चलिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, फिर इधर ये रशिया का पार्ट है, ये भी इधर भी पैसिफिक ओशन है, इधर भी पैसिफिक ओशन है, इधर भी पैसिफिक ओशन है, ठीक। बीच में अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे नीचे साउथ का अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे हिंद महासागर है, ठीक। ये दक्षिणी महासागर है। उसके बाद में जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है वो कहाँ पे स्थित है? मैरियाना गर्त, जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। मैरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। उसके बाद एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर हैं। किसके चारों ओर? प्रशांत महासागर के, क्योंकि प्रशांत महासागर में भी आपको बताया ना कि चारों जो हैं ये मेन जो हैं, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका हो गया, ये चारों जो हैं ये पैसिफिक ओशन के से घिरे हुए हैं। अटलांटिक जो है वो विश्व का द्वितीय मतलब सेकंड लार्जेस्ट जो है ओशन है। वो कह लीजिए इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका।
तो ये बीच में जितना पार्ट है सारा का सारा क्या है, अटलांटिक ओशन। ठीक, ये एक एस आकार का होता है, जैसे कि ये देखिए ये एक एस मतलब इसका सिंबल बनता है, ये एस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर जैसे कि ये पश्चिमी किनारा हो गया, ये क्या है, नॉर्थ और साउथ, और इधर यूरोप और नीचे अफ्रीका। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये दंतुरित, दंतुरित मतलब बहुत ही सारे, मतलब यहाँ पे एक तरीके से मतलब जिगजैग तरीके से बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसके होने से क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो व्यापार है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे जो बहुत सारे जैसे जहाज़ वगैरह हैं वो यहाँ पे आराम से खड़े हो जाते हैं। और यहाँ का जो मतलब जैसे कहते हैं कि इसको पोताश्रय मतलब प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। ठीक है, ये कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे बहुत सारे आराम से यहाँ पे जहाज़ आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वार-भाटा वगैरह आकर के आता है, तो इसी से आराम से जो है वो जहाज़ को ले जाता था। बहुत पुरानी समय की बात है, जब मतलब ये सोचते थे कि जब कब ज्वार-भाटा आएगा। ठीक है, तो उसी से क्या करते थे, जब ज्वार आता था तो उसी के साथ में अपनी नाव को वापस लेके जाते थे। ठीक, तो ये है ना, ये जो है ये स्थितियाँ जो हैं, जब ये स्थिति कहीं अगर पाई जाती हैं और वहाँ अगर काफ़ी अच्छा खासा आवागमन रहता है तो व्यापार वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, अब आते हैं हिंद महासागर पे। हिंद महासागर एक सिंगल ऐसा महासागर है, मतलब सिंगल एक ऐसा ओशियन है जो किसी देश के नाम पे है, भारत के नाम पे है। ठीक है, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार तो है ही है, जैसे कि ये इंडिया है तो ये इतना सारा यहाँ से मान के चलिए ये इतना सारा यहाँ पे फैला हुआ है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हालांकि ये बे ऑफ बंगाल है लेकिन ये एक हिंद महासागर का यहाँ पे हिस्सा है। तो ये जो है ये त्रिभुजाकार है, और इसके उत्तर में क्या है, एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, मतलब ये बताया ना, ये आपको ये इंडिया हो गया, इधर पश्चिम में जो अफ्रीका, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, ये जो है इधर ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में जो क्या है, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर जो दक्षिणी महासागर है वो 60 डिग्री अक्षांश की ओर फैला हुआ है। जैसे कि ये मान लीजिए मैप है और यहाँ पे अंटार्कटिका महासागर है, तो यहाँ पे ये जो 60 डिग्री जो जा रहा है ना, जैसे हमने आपको पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, जो 60 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो महासागर है ना, ये सारा का सारा क्या है, दक्षिणी महासागर है। ठीक, यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। अब हम आर्कटिक महासागर पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्कटिक महासागर जो है वो एक उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, मतलब ऊपर साइड में। ठीक, यह उत्तर ध्रुव के चारों तरफ फैला है और यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा हुआ है। जो ऊपर का ये मतलब इधर नॉर्थ साइड में जो ये अलास्का है, ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ऊपर जो है आर्कटिक सर्कल से जो है जुड़ गया है और आर्कटिक महासागर से ये जुड़ जाता है। तो उस स्ट्रेट का क्या नाम है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल अगर नहीं होता है तो हम लोग भी नहीं होते, क्योंकि वायुमंडल से हमको वायु मिलती है। ठीक है, और उसी के आधार पे हम जीवित हैं। वायुमंडल को अगर कहें तो 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल और फिर है बहिर्मंडल। इसको हम लोग आगे जो है ना बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, तब सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वायुमंडल है वो जो है वहाँ पे बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, बहुत ही मतलब कह लीजिए बहुत सारी गैस पाई जाती हैं, जैसे कि हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन। ये जो सारी गैसें हैं ना, इनकी एक पतली परत है जो मतलब एक वायुमंडल बनाती है। वायुमंडल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ग्रह का। अगर वो नहीं है तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जीवन भी नहीं होता। ठीक है, ये हमें वायु प्रदान करती है, जिसका कुछ भाग हम लोग जो है कुछ जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। क्यों बचाता है आपको पता है, ओजोन लेयर। ठीक है, यहाँ पे ओजोन लेयर है, उसकी वजह से हम लोग बचते हैं। ठीक, वायुमंडल जो है वो 1600 किलोमीटर तक माना जाता है। 1600 किलोमीटर के अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब फ़्लाइट में बैठते हैं, फ़्लाइट में आपको बोला जाता है, जबकि अभी जो है फ़ीट इतनी है, जब वो काफ़ी ऊंचे उड़ने लगता है तो कहा जाता है कि आप मास्क लगा लें। ठीक है, और फिर जब वो लोअर में आ जाता है तो आपसे कहा दिया जाता है कि मास्क हटा सकते हैं, जिसको मतलब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है वो ऐसा कर सकता है। फिर क्या है, वायुमंडल को मतलब कुछ निम्न घटकों में मापा गया है, जैसे कि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तापमान अगर नहीं रहेगा तो मान के चलिए फिर हम लोग नहीं जीवित रह सकते, क्योंकि ये जो गैसें हैं ये एक टेम्परेचर भी क्रिएट करती हैं, जिस वजह से क्या है, पृथ्वी गर्म रहती है और हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है।
नहीं तो अगर ये टेम्परेचर, मगर मान लीजिए पृथ्वी गर्म भी ना हो तो तब भी तो यहाँ पे जब एकदम जीवन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितना गर्म, जितना ठंडा जरूरी है उतना ही गर्म भी जरूरी है। तो ये टेम्परेचर को मतलब एवरेज बनाए रखती हैं। हमारे कौन से 5 जो है मंडल हैं, वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। अब वायुमंडल जो है, वायुमंडल में देखिए मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये पाई जाते हैं। नाइट्रोजन किस लिए है भाई? नाइट्रोजन से कहोगे हमको नुकसान है, नहीं। नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों में या जो है पेड़ पौधों में, इन सबको बढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है उसको हम लोग सांस लेने में मतलब मददगार साबित होती है। तो इसीलिए जब पृथ्वी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है तो वो क्या होती है, ऊष्मा जो होती है, उससे जो ऊष्मा निकलती है वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। तो क्या होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो जो ऊष्मा होती है ना, जो सूरज से आती है, वो अवशोषित कर लेती है और इसीलिए टेम्परेचर बना रहता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। लेकिन यह पृथ्वी जो पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। मतलब पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो यूज करते हैं, तभी तो पौधे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये क्या बोलते हैं, ये एक पौधा है वो 24 घंटे मतलब ऑक्सीजन छोड़ता है। अब मुझे तो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं है कि भाई कौन सा ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। कोई मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं कि कोई ऐसा पौधा है जो 24 घंटे, या कोई ऐसा इंसान है जो 24 घंटे कंटिन्यू एक ही काम करता रहे, ठीक है, नहीं हो सकता मशीन्स को छोड़ के। उसके बाद है ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व, वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। तो जितनी जितनी ऊंचाई पे हम बढ़ेंगे, जो वायु की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती जाएगी। पहाड़ों पे और जैसे कि आप एयरप्लेन्स में जब बैठते हैं तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पर्वतारोही हैं उनको एक गैस का सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ऑक्सीजन का जो है सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है। जैसे कि ये स्थल मंडल है, आप देख लीजिए, ये स्थल मंडल है, इसको जल मंडल बोलते हैं। और ये वायुमंडल है, ये बारिश हो रही है, ठीक है। और ये एक तालाब है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पाया जा रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं जीवमंडल, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, ये पूरा का पूरा क्या है, जैवमंडल या जीवमंडल है। अब ऊपर की तरफ और जाते हैं तो तापमान भी घटता है, ठीक है। जो पर्वतारोही ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। तो इससे क्या होता है, जो पृथ्वी का दबाव है ना वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है, ठीक है। पृथ्वी पे जो दबाव पड़ता है वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे हम अधिक प्रेशर महसूस करते हैं और कहीं कहीं पे हम कम प्रेशर महसूस करते हैं, ठीक है। और जो वायु होती है वो क्या होता है, उच्च दाब से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अभी हमने कल एक वीडियो डिस्कस किया था साइक्लोन के ऊपर। तो जब लो प्रेशर की तरफ जाती है और वहाँ जो है वो लो प्रेशर के बाद में फिर जब ऊपर उठती है तो जो हाई प्रेशर मतलब जो ठंडी हवा है वो वहाँ पे जाती है। तो वही जो हमने कल पढ़ा था ना, वही यहाँ पे है कि जब वायु जो है वो हमेशा ही कहीं पे भी आप मतलब ये कह लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये होता ही है कि वायु हमेशा ही उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, ठीक है। ये इसका एक प्रोसेस है। फिर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो वायु जो बहती है इसी को पवन कहते हैं, ठीक है। जीवमंडल क्या है, अब जीवमंडल में जल, हवा और स्थल, इसके बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ पे जो लिमिटेशंस मतलब ये नहीं कि जल ही जल है या स्थल ही स्थल है, ये नहीं होता है। जीवमंडल वहाँ पे उसको हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे एक सीमित मात्रा में जल, सीमित मात्रा में स्थल और सीमित मात्रा में हवा होती है, ठीक है। यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वो चाहे सूक्ष्म जीव से लेकर के बैक्टीरिया तक के और बड़े स्तनधारी भी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल सी बात, हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं, तो हम लोग डिपेंड हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, जंतु जगत और पादप जगत। कौन कौन से, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल कौन कौन से, भूमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ठीक है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जैसे कि लकड़ी तथा खेती के लिए वन को काटा जाता है, तो जहाँ पे वन को हम काटते हैं उसके बाद जब बारिश होती है वहाँ पे तो कितना तेज़ी से वहाँ पे कटान होता है, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो मतलब कि वो चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में प्राकृतिक आपदाएं भी ऐसी हैं।
तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप हो गया, ठीक है, भूकंप हो गया तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है, मतलब जब भूकंप होता है तो दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हाल ही में सुनामी आया था अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पे जो है कुछ भाग जो है अंडमान निकोबार का वो हल्का सा डूब गया था, ठीक है। झीलों तथा नदियों में कुछ पदार्थ मतलब जो प्रदूषित, अगर कोई पानी बहता है तो प्रदूषित हो जाते हैं और उसको इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है। तो इस ओवरऑल से ये समझ में आता है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। अगर हम गंदा पानी नदी में या नहर में डालेंगे तो किसी के मतलब वो ख़राब है, अपशिष्ट पदार्थ बेकार है, वो उसको हम यूज नहीं कर सकते, ना वो मेरे यूज का है ना वो किसी और के, चाहे वो छोटे छोटे बैक्टीरिया हो या चाहे या कोई बड़ा जीवधारी हो, ठीक है। तो इससे ये होता है कि हम एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए हैं। उसके बाद है उद्योग, ताप विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायुमंडल को प्रदूषित करता है। एक तरीके से ये कह रहे हैं कि जो पोल्यूशन है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक वायु का बहुत महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने लगे तो वो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसीलिए कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो पौधों के लिए वृद्धि के लिए सहायक है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो क्या है, वो हम लोगों के लिए मतलब बेकार है, हम लोगों को उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का। जैसे कि अभी रियो सम्मेलन ये सब जो होते आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, तो ये सब इसी के लिए हो रहे हैं कि ताकि पृथ्वी की जो टेम्परेचर है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो कम किया जा सके। और जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो सन 2000 कौन सा था, आई थिंक सन 2000 कुछ करके था, 5 या 4, मतलब उसके जो जब उस टाइम जो टेम्परेचर था उस तक उस तक जो है लेकर आया जाए, ठीक है। इसके लिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जो पृथ्वी के संसाधन हैं उनको सीमित उपयोग करना पड़ेगा। ये नहीं कि पानी अगर यूज कर रहे हैं तो उसको यूज ही करते जा रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको मतलब जो पृथ्वी के जो रिसोर्स हैं उनका मिसयूज़ करने में उनको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास है वो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप कि ये आपको चैप्टर समझ में आया है, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत ही बारीकी से बताऊँ, बहुत ही बेसिक से बताऊँ, ताकि आपको चीज़ें वो समझ में आ जाए। वीडियो थोड़ा सा भले 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट बड़ा हो जाए, लेकिन आपको चीज़ें एक बार में समझ आ जाए, ठीक है, आपका वीडियो देखना सफल हो जाए। तो इसीलिए मैं पूरी जो वीडियो है उसको मैं अच्छे से डिस्कस करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।